हेलो मेरी क्लास 11 के दोस्तों। आपके पॉलिटिकल साइंस की जो सिलेबस में बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट। अब पार्ट 2 से हमारा चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। आप सोच रहे होंगे 9th में भी चुनाव पड़ा, 10th में भी चुनाव, पर आज का केंद्र बिंदु जो है वो केवल चुनाव और लोकतंत्र ही नहीं है, उसमें प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, जहां देश और प्रदेश की पूरी जनता हर मुद्दे पर वोट डालती है। इस पिक्चर को देखो, हर मुद्दे पर वोट डालती है जनता आकर। दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। कौन से लोग? ऐसे लोग जो सूझबूझकर अच्छे निर्णय ले सके। ये प्रतिनिधि विधायिका में हर विषय पर चर्चा करते हैं, फिर वोट डालकर निर्णय लेते हैं। यानी हम प्रतिनिधि को हमारे लिए अच्छे निर्णय लेने का दायित्व देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। आप सोचोगे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं है? अब 130 करोड़ लोगों की जो जनता है, हर विषय पर प्रत्यक्ष राय लेना सबसे संभव नहीं है। काम कब होगा? इसलिए अधिक जनता वाले बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये भी आप जानते हो कि प्रतिनिधि चुनने की विधि को चुनाव या इलेक्शन कहते हैं। और चुनाव कैसे होते हैं? लोकतंत्र में संविधान है, संविधान बताता है कौन से नियम और दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव होंगे। पर चुनाव तो गैर लोकतंत्र देशों में भी होते हैं। वहाँ क्या? पर वहाँ के जो चुनाव होते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं कि एक ही लीडर बार बार चुन के आगे आता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि शायद ये इतना भी स्वतंत्र नहीं है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे अलग अलग किस्म की चुनाव व्यवस्थाएं, डिफरेंट इलेक्शन प्रोसेसेस, और इसके लिए 2 केस स्टडी, एक भारत का और एक इजराइल का। तो भारत में जैसे कि आप जानते हो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, पर इस एक पोजीशन के लिए कई प्रत्याशी खड़े होते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही निर्वाचित घोषित किया जाता है। क्योंकि भारत में हम फॉलो करते हैं FPTP प्रिंसिपल। FPTP क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल। जो सबसे आगे वही जीते। सबसे आगे, लेकिन सबसे अधिक जरूरी नहीं है। सबसे अधिक का मतलब है कुल मतों का बहुमत भी होना जरूरी है, पर ये भारत में जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल लो। सपोज एक जगह पे कुल वोटर हैं 1000 और वहाँ पोजीशन है एक प्रतिनिधि चुनेंगे, उसके लिए 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और उनको वोट कुछ इस तरीके से मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं मिस्टर ब्लू को, जो सबसे आगे वही जीते, इसलिए मिस्टर ब्लू विजेता। लेकिन मिस्टर ब्लू को सबसे अधिक वोट, बहुमत वोट नहीं मिले। बहुमत के लिए उनको 510 वोट मिलने चाहिए था। कोई बात नहीं, क्योंकि भारत में लोकसभा में जो सबसे आगे वही जीते। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रिंसिपल। पर इजराइल में कुछ और तरीके से होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। हर पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों का एक लिस्ट जारी करता है। चुनाव में देश की जनता प्रत्याशी को वोट नहीं देते, वो पार्टी को वोट देते हैं। फिर जब मतगणना में जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसी अनुपात में पार्लियामेंट में उनको सीटें मिलती हैं। इस पिक्चर को देखो, आप देख रहे हो जो अलग अलग कलर के डॉट्स, ये अलग अलग पार्टी हैं। अब जिस पार्टी को जितने सीट मिले हैं वो अपनी प्रत्याशी सूची से उतने ही उम्मीदवार चुन लेंगे। तो ये रहा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जितने प्रतिशत वोट उतने प्रतिशत सीट। इजराइल या नीदरलैंड जैसे देशों में पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अगर आप पोर्चुगल या अर्जेंटीना जैसे देश में जाओ, वहाँ देश को कई चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर क्षेत्र में हर पार्टी अपनी प्रत्याशी सूची जारी करेगी, वोट के अनुपात सीटें मिलेंगी, पार्टी अपनी सूची से सीट के अनुसार प्रत्याशी चुनेंगी। तो भारत में हम फिर से एक बार नज़र डालें। भारतीय लोकसभा में जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल। पर भारतीय राज्यसभा में अलग तरीका है। वहाँ चुनाव होते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। इसको ये भी कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कैसे होता है? पहले तो ये देखो, ये तो आप जानते ही हो, लोकसभा में चुनाव के मतदाता कौन है? भारत का हर अडल्ट नागरिक। और राज्यसभा के चुनाव के मतदाता हैं केवल विधायक या MLA। तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में एक निश्चित कोटा होता है। हर राज्य से चुनाव के लिए कुछ प्रत्याशी खड़े होते हैं। इनका एक लिस्ट बनाकर हर विधायक को दिया जाता है। तो विधायक फिर लिस्ट को लेकर अपने पसंद अनुसार 1, 2, 3, 4 रैंकिंग करते हैं। इसको देखो।
जब सारे बैलेट पेपर्स आ जाते हैं, उनको जोड़कर एक फाइनल लिस्ट बनता है। उसमें देखा जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रथम वरीयता वाले वोट मिले हैं। तो क्या ये विजेता है? ये विजेता होने के लिए नंबर 1 पॉइंट है, पर एक और पॉइंट है, इनको कुछ न्यूनतम वोट भी हासिल करने पड़ेंगे। द पर्सन हैज़ टू गेट मोस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स प्लस मिनिमम नंबर ऑफ विनिंग वोट्स एज पर अ गिवन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये देखो फॉर्मूला। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक राज्य में कुल विधायक हैं 100, तो कुल मतदान भी 100 होंगे, क्योंकि केवल विधायक ही वोट देंगे राज्यसभा के लिए। और इस राज्य में राज्यसभा के लिए सीट है 4, तो मिनिमम वोट का फॉर्मूला क्या होगा? मिनिमम विनिंग वोट का फॉर्मूला होगा राज्य में कुल मतदान 100 डिवाइडेड बाय कुल सीट प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 1 21, 21 मिनिमम वोट उनको, न्यूनतम विनिंग वोट उनको मिलना ज़रूरी है। तो मतगणना के समय देखेंगे किस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा प्रथम वरीयता प्राप्त हुई है और उन्हें वांछित वोट, मिनिमम विनिंग वोट मिले हैं या नहीं। अगर मिनिमम वोट नहीं मिले हैं तो पुनः गणना होती है। तो प्रथम देखा जाता है कि प्रथम वरीयता में सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार कौन है, उनको निकाला जाता है और उनके वोट दूसरे उम्मीदवारों में बांटा जाता है। तो ये कई बार होता है जब तक कि न विजेता घोषित हो और वो विजेता राज्यसभा में जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव। भारत के लोकसभा चुनाव में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कि कई प्रदेशों में बाहुबली होते हैं। ये अपने बाहुबल से, लोकबल से, पैसों के बल से बार बार इलेक्शन जीतते रहते हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, वो जहाँ थे वहीं पड़े रहते हैं। तो हमारे संविधान के रचयिताओं ने इस चीज़ का ख्याल रखा और उन्होंने संविधान में रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षण का प्रावधान किया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि अगर किसी समुदाय के प्रतिनिधि को चुनना है तो केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे। अगर एससी कैटेगरी के लोगों को प्रतिनिधि चुनना है तो केवल एससी कैटेगरी के लोग ही वोट डालेंगे। तो इनको उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट नाम दिया था। पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था अपनाया। और ये क्या है? प्रत्याशी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, एससी या एससी कैटेगरी से होंगे, पर वोट कौन डालेंगे? उस क्षेत्र के सभी मतदाता। इसी से फिर हम इसको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बताया गया। आज के तारीख में लोकसभा में देख लो कितने आरक्षित सीट हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब ये कौन तय करेगा कि कौन सा क्षेत्र आरक्षित होगा? इसके लिए है परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन। ये हर निर्वाचन क्षेत्र का एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री खींचते हैं और जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति अधिक होते हैं उन्हें आरक्षित कर देते हैं। तो हर राज्य को उसके अनुसूचित जाति या जनजाति के अनुपात एक कोटा मिलता है और फिर उससे वोटिंग होती है। संविधान ने इस तरीके से प्रतिनिधित्व पद्धति को मजबूत बनाया। पर कुछ चीज़ें आज भी कम हैं, जैसे दूसरे पिछड़े वर्ग ओबीसी, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। इसलिए आप देखोगे पार्लियामेंट में ये दोनों वर्ग से कुछ संख्या कम होती हैं। इस पे बातचीत चल रही है, काम जारी है। अब सवाल आता है कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे बनाया जाए। तो हमारे संविधान ने इसके लिए कई पॉइंट्स रखे हैं। नंबर 1, हर कोई वोट नहीं दे सकता, उसके लिए आपको 18 साल से ज़्यादा होना होगा। पहले ये 21 साल से ज़्यादा था, अब ये 18 साल से ज़्यादा है, ताकि जो वोट देगा वो सोच समझ कर वोट दे सके। नंबर 2 है चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है? एक मिनिमम एज होती है, एक मिनिमम वयस होती है लोगों के करने के लिए, ये देखो इसमें दिया गया है। और कुछ क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती हैं, ये सारा हमारे संविधान में दिया गया है। चुनाव पे ऊपर नज़र रखने के लिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके पास तो बहुत काम है, कुछ मेन काम है। मतदाता सूची को अपडेट करते रहना, क्योंकि हर साल कुछ और लोग 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके नाम इनमें आना चाहिए। चुनाव का समय डिक्लेयर करना, चुनाव के सारे कार्यक्रम को तय करना, फिर वो ये देखते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, अगर ना हो तो वो इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटन करना, ये सारी चीज़ें ये इलेक्शन कमीशन करती है। इस तरह से संविधान में चुनाव और प्रतिनिधित्व के लिए अनेक संरचनात्मक प्रावधान, स्ट्रक्चरल प्रोविजंस दी गई हैं।
पर क्या होता है, समय के साथ साथ नई चुनौतियां आती रहती हैं, और चुनाव प्रक्रिया को अगर बेहतर बनाना हो तो हमें हमेशा सुधार की बात सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ कुछ सुधार के पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पर आज भी चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर हमने आज 6 पॉइंट्स को देखा। इनको देखो आप, एक बार आप वीडियो को देखो, फिर चैप्टर को पढ़ो। 5 मिनट पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में आंसर लिखना, बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे, दैट्स अ गारंटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।